हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग वंस अगेन। मैं सी शरद शर्मा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजेक्शन, अकाउंट, कैपिटल एंड ड्राइंग इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा दैट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी इज ऑब्लिगेशंस टू पे। दैट इज एक बिजनेस एंटरप्राइजेस है जिसने किसी से लोन लिया है या फिर कुछ सप्लायर है, कोई सप्लायर है जिसने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ गुड्स की सप्लाई किया है, एसेट की सप्लाई किया है ऑन क्रेडिट बेसिस। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस उसको जितना अमाउंट पे करेगी फ्यूचर में, जितना उनका ऑब्लिगेशन होगा, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज बोलेंगे। तो अगर मैं सिंपली बात करूं, दैट इज अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस एंटिटी। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज जो होती है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस, इसको इस तरीके से समझते हैं, बिजनेस और ओनर के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज ओनर एंड बिजनेस। ओनर ने बिजनेस को क्या दिया था? ओनर ने बिजनेस को दिया था कैपिटल। ओनर ने बिजनेस को क्या दिया था? कैपिटल। तो बिजनेस के लिए जो कैपिटल की जो लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर, वो एक लायबिलिटी होगी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। एंड सेकंड आता है आउटसाइडर्स के लिए। तो जो आउटसाइडर्स को पैसा चुकाना है, बिजनेस एंटरप्राइजेस जो आउटसाइडर्स को पैसा देगी उसको अपने बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओनर के अलावा जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग आउटसाइडर्स होते हैं। तो अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड लायबिलिटी। नंबर दो, इंटरनल लायबिलिटी मतलब अमाउंट पेएबल टू द ओनर, दैट इज लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। तो सोल प्रोपराइटर हो सकता है तो उसमें प्रोपराइटर का हो जाएगा। पार्टनरशिप केस है तो पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स को जो पैसा चुकाना है वो हो जाएगा कैपिटल का जितना भी पोर्शन होगा वो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर जो आउटसाइडर्स को पैसे चुकाने हैं। अब आउटसाइडर्स में कौन कौन लोग हो सकते हैं? आउटसाइडर्स में बैंक वाले हो सकते हैं अगर बैंक से लोन लिया है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिनसे क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है, एक्सपेंसेस का जो अमाउंट पे करना है वो हो सकता है यहाँ पे। तो बहुत सारी टाइप की लायबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। सर तो अभी क्या पढ़ा था हमने? तो सर अभी हमने क्या पढ़ा था? एक तो वो कैटेगरी हो गई, एक वो टाइप हो गया। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पीरियड के बेसिस पे आप लायबिलिटीज को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। अगर मैं इसको सिंपल बोलूं तो एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को मैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोल सकता हूं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोल सकता हूं। और जो करंट लायबिलिटी होती है इसको मैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोल सकता हूं। लॉन्ग टर्म मतलब क्या हो गया कि आफ्टर 12 मंथ्स जितना भी अमाउंट मुझे पे करना है, जिन लोगों को भी पे करना है उसको मैं बोलूंगा नॉन करंट लायबिलिटी। और विद इन 12 मंथ्स मुझे पेमेंट करना है तो वो हो जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म। तो आफ्टर 12 मंथ्स और ये हो जाएगा विद इन 12 मंथ्स। 12 महीने के अंदर पेमेंट करना है तो शॉर्ट टर्म हुआ, 12 महीने के बाद में पेमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म होगा। तो 12 मंथ्स की काउंटिंग कहां से करोगे? एक हो सकता है आपका कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ वहां से, या फिर कोई और अदर डेट हो सकती है। तो मैं इस ऑप्शन के साथ में जाऊंगा। रीजन इज दैट कि आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यानी नॉन करंट और करंट लायबिलिटी का जो क्लासिफिकेशन करना है वो आपको बैलेंस शीट की डेट पे करना है। कहां करना है? बैलेंस शीट की डेट पे करना है, यानी कि रिपोर्टिंग डेट पे करना है, जिस दिन आप रिपोर्टिंग करोगे। तो बैलेंस शीट की डेट से अगर आप 12 मंथ्स काउंट करते हो, 12 मंथ्स काउंट करते हो तो इसके अंदर अंदर अगर आप लायबिलिटीज का पेमेंट कर दोगे तो उसको अपने बोलेंगे करंट लायबिलिटी। और इस डेट के बाद में आफ्टर 12 मंथ्स आप पेमेंट करने वाले हो तो उसको अपने बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। तो
नॉन करंट लायबिलिटी मतलब द अमाउंट पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म अगर बैंक से लोन लिया है 5 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, तो वो जो क्लासिफिकेशन होगा वो नॉन करंट में आएगा। डिबेंचर्स कंपनीज के केस में क्या होता है, डिबेंचर्स डेट सिक्योरिटीज कंपनी इश्यू करती है फॉर लॉन्गर पीरियड, तो उसको अपने बोल सकते हैं, उसको अपने क्लासिफाई कर सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में। एक हो सकता है आपका करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब क्या हो गया, दैट इज अमाउंट पेएबल विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर आप पेमेंट कर रहे हो तो उसको अपने क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी बोलेंगे। तो करंट लायबिलिटी में क्या हो सकता है, जनरली अपने गुड्स परचेज करते हैं, एसेट्स परचेज करते हैं, तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक जो सप्लायर है वो ज्यादा लंबे टाइम तक अपने को क्रेडिट पीरियड नहीं देता, तो उसका जनरली जो टाइम पीरियड रहता है वो विद इन 12 मंथ्स, आपको रिपोर्टिंग डेट से विद इन 12 मंथ्स आपको क्या करना रहेगा, उसका सेटलमेंट करना रहता है। तो शॉर्ट टर्म लोन लिया है बैंक से 6 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, तो वो होगा, वो करंट लायबिलिटी में आएगा। क्रेडिटर्स होंगे वो करंट लायबिलिटी में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज एसेट्स। लायबिलिटीज के जस्ट अपोजिट में आ जाता है एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, दैट इज प्रॉपर्टीज जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के पास में है। जो प्रॉपर्टीज बिजनेस एंटरप्राइजेस के पास में है वो एसेट्स की काउंटिंग में आती है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया, कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जैसे बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर्स, इक्विपमेंट्स, एसी, लैपटॉप, कंप्यूटर और बहुत सारी चीजें, लैंड, ये सारी चीजें जितनी भी होती है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। और उन इकोनॉमिक रिसोर्सेज से ही अर्निंग होती है। उन इकोनॉमिक रिसोर्सेज से ही अर्निंग होती है। कैसे होगी, सपोज मैंने एक मशीन परचेज की, मैंने एक फैक्ट्री सेटअप की, वहां पे एक मैंने मशीन परचेज की, मशीन से मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट बनाऊंगा और वो प्रोडक्ट को मैं मार्केट में सेल करूंगा। तो ये प्रोडक्ट को सेल करने से मुझे क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। मैं मशीन को सेल नहीं कर रहा, मशीन का पर्पस क्या है परचेज करने का, ताकि मेरे इकोनॉमिक अर्निंग जो है, इकोनॉमिक बेनिफिट में ले सकूं। क्या मैं एसेट को 1 साल के लिए यूज करूंगा, सर नहीं। ये जो एसेट होती है वो जनरली आप क्या करोगे, लॉन्गर व्यू पॉइंट से रखते हो। तो यहां पे भी 2 टाइप से क्लासिफाई हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखते हो। आपको क्या होना चाहिए, आपको अर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, मतलब मैंने क्या किया, उस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्वेस्टमेंट मैंने किया है तो उस इन्वेस्टमेंट से मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग आएगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा, इस तरीके से मुझे कुछ अर्निंग होगी। तो जो भी रिसोर्सेज को मैं यूज करके कोई मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या करता हूं, रखता हूं अपने पास में, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। समझते हैं इसको, दैट इज प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। एक पॉइंट आ जाता है दैट इज बाय एन एंटिटी, ओन्ड बाय एंटिटी, एंटिटी की खुद की होनी चाहिए। अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आप उसको एसेट्स की काउंटिंग में नहीं ले सकते। उससे फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉप को रेंट पे लिया किसी पर्टिकुलर पर्सन से, और उस शॉप पे मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो ये जो शॉप है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये मेरी नहीं है, ये रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो ये मेरे लिए एसेट्स की काउंटिंग में नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, ओनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की होनी चाहिए। प्रोफेसर एंथनी है, उन्होंने क्या बोला कि बिजनेस एंटरप्राइजेस कुछ वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के खुद के हैं, इसके लिए बिजनेस एंटरप्राइजेस ने कुछ कॉस्ट पे की है और बिजनेस एंटरप्राइजेस ने उनको परचेज किया है। यहाँ पे 2 तरीके से हो सकता है, एक होता है सेल्फ जनरेटेड और एक होता है एक्वायर्ड। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड में जितनी कॉस्ट लगी वो समझ लो, और जो परचेज्ड है, एक्वायर्ड है, तो उसकी एक्विजिशंस की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे वैल्यू में काउंट आ जाएगी। तो सिंपली अगर अपने बात करते हैं तो कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी जो एंटरप्राइजेस की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, तो वो किस में आ जाएगा, एसेट्स की काउंटिंग में आ जाएगा, और फ्यूचर में बेनिफिट जरूर देगा। तो एसेट्स हमेशा फ्यूचर में बेनिफिट देती है, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दैट इज 3-4 चीजें जो अपने को समझनी है। नंबर 1, जैसा कि मैंने बोला कि एंटरप्राइजेस की खुद की ओनरशिप होनी चाहिए, दैट इज ओन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, एसेट्स को क्लासिफाई करके रखा है। एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, नंबर 1 टेंजिबल एंड नंबर 2 इनटेंजिबल। तो जो टेंजिबल है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, तो जो टेंजिबल है वो जिसको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो आपका हो गया टेंजिबल। जैसा कि लैपटॉप, कैमरा, ये क्या है,
ये इसको भी देख सकता हूँ, लैपटॉप को, मैं लैपटॉप को देख सकता हूँ, मैं लैपटॉप को टच भी कर सकता हूँ, यस सर कर सकते हैं। तो जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा वो आपकी टेंजिबल होगी। इंटेंजिबल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको अपने देख नहीं सकते हैं, जिसको टच भी नहीं कर सकते हैं, वो आपकी क्या हो जाएगी, इंटेंजिबल हो जाएगी। जैसा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, क्या मैं देख सकता हूँ कंप्यूटर सर, एप्लीकेशन को डिस्प्ले पे देख सकते हो आप, बट वो एग्जैक्टली उसको नहीं देख पाओगे। उसी तरीके से एक इंसान है, एक पर्सन है जैसा कि मैं, तो मेरी गुडविल है, तो मैं खुद को टच कर सकता हूं, कोई दूसरा पर्सन मुझे टच कर सकता है, बट गुडविल, मेरी गुडविल को टच नहीं कर सकते। अपने सिर्फ हवा में बातें ही करते हैं कि उस पर्सन की रिस्पेक्ट है, उस पर्सन की रेपुटेशन है, उसकी गुडविल है। तो सिर्फ गुडविल एक इंटेंजिबल है जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, वो सिर्फ क्या है, एक इमेजिनरी चीज है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है कुछ वैल्यू होनी चाहिए, अगर वैल्यू नहीं है तो वो एसेट्स की काउंटिंग में नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज मनी में मेजरमेंट होना जरूरी है। आप क्वांटिफाई करोगे उसको किस तरीके से करोगे, मनी के टर्म्स में मेजर होना जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, शॉप हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, लैंड हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें आपके क्या हो जाती है, दैट इज एसेट्स में आती है। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज टाइप्स ऑफ द एसेट्स। एसेट्स को क्लासिफाई करके रखा है 3 कैटेगरीज में। सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स, दूसरा आता है करंट एसेट्स, एंड नंबर 3 आता है फिक्टिशियस एसेट्स। करंट नॉन करंट एसेट्स को अगेन जो हमने लाइबिलिटीज वाले पार्ट पे देखा था, दैट इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। उसी तरीके से नॉन करंट एसेट्स जो लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट से रखी जाती है, और करंट एसेट्स जो शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट से रखी जाती है, उसको अपने करंट एसेट्स बोलेंगे। 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है, एक होती है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और एक होती है इंटेंजिबल एसेट्स। अभी हमने डिस्कशन किया था टेंजिबल मतलब जिसको टच किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, इंटेंजिबल एसेट जिसको देखा भी नहीं जा सकता और जिसको टच भी नहीं किया जा सकता। चलिए समझते हैं डिटेल में। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट मतलब क्या हुआ, जिसको मैं लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट से रखूंगा, जिसको मैं रीसेल करने के इंटेंशन से परचेज नहीं करता। तो भैया मैं परचेज क्यों करता हूं, एक एग्जांपल समझते हैं। मैंने एक मशीन को परचेज किया, मैंने एक मशीन को परचेज किया और इससे मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट बनाऊंगा और उन प्रोडक्ट को मैं सेल करता हूं, ना कि इस मशीन को। तो मैंने मशीन को परचेज क्यों किया, मैं मशीन को परचेज कर रहा हूं मेरे बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए, मेरे बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए। तो क्या मेरा मशीन को रीसेल करने का इंटेंशन है, कभी नहीं है। मैं मशीन को रीसेल नहीं करना चाहता, मैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं मशीन को यूज कर रहा हूं। तो मेरे मशीन को परचेज करने का जो पर्पस है वो लॉन्ग टर्म पर्पस है, मतलब मैं मशीन को रीसेल नहीं करूंगा। जैसा कि मैं लैपटॉप को परचेज करता हूं और लैपटॉप को वीडियोस वगैरह बनाने में यूज करता हूं, मेरा पर्पस लैपटॉप को परचेज करके और सेल करने का नहीं होता। मैं मेरे बिजनेस टीचिंग लाइन को, मेरे बिजनेस को क्या कर रहा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं। जो जो इक्विपमेंट्स में यूज करता हूं वो मेरे सारे बिजनेस को सपोर्ट करने में यूज आते हैं, ना कि मैं उसको रीसेल करता हूं। तो बिजनेस में जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए होती है, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए होती है। एसेट्स को परचेज करने का इंटेंशन कभी नहीं होता कि उन एसेट्स को मैं रीसेल करूंगा। हो सकता है कि कभी कभार आपके एसेट्स खराब हो जाए तो आप उसको बेच जरूर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, बट इंटेंशन वो नहीं होता। लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट से आप अपने एसेट्स को रखोगे। नंबर 1 एग्जांपल्स की अगर बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स हो सकती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, मैंने लंबे टाइम के लिए किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, डिबेंचर्स परचेज कर लिए लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट से, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया। किसी को मैंने लोन दिया है लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट से, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या हुआ, जो मेरे बिजनेस में फिक्स रहने वाली है, जो मेरे बिजनेस में फिक्स रहने वाली है वो बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट्स में आती है। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गए, ये सारी चीजें मेरे बिजनेस में ही रहने वाली है और मेरे बिजनेस में सपोर्ट करने वाली है। मैं बात करूं अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया किसी दूसरी जगह पे, मैंने इन्वेस्टमेंट किया दूसरी जगह पे, तो वो मेरे फिक्स्ड एसेट्स में नहीं आएगा। वो नॉन करंट एसेट जरूर है, वो नॉन करंट एसेट है, बट वो फिक्स्ड एसेट्स में नहीं आता। फिक्स्ड एसेट्स मतलब दोज एसेट्स व्हिच यूज्ड इन द बिजनेस, which used in the business to earn something, कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैं क्या करूंगा, उन एसेट्स को यूज करूंगा। रीसेल के इंटेंशन से नहीं होता, कुछ अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करते हो, उनको परचेज करते हो। इसके अंदर एग्जांपल्स में क्या आ सकता है, एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, फर्नीचर, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, ये सारी चीजें इसमें आ सकती है। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें 2 कैटेगरीज है, फिक्स्ड एसेट्स में 2 कैटेगरीज है जो अपन ने
स्टार्ट किया था एसेट्स को पढ़ना, उस टाइम पे भी मैंने डिस्कशन किया था। एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हो, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, जिसको टच कर सकते हो। मैंने एग्जांपल लिया था लैपटॉप, बिल्डिंग बोल दो, प्लांट बोल दो, फर्नीचर बोल दो, एसी बोल दो, मॉनिटर बोल दो, कंप्यूटर बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, जिसको टच कर सकते हो, जिसको देख सकते हो, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब जिसको देख नहीं सकते। ये क्या हो गया, ये मिस्टर इंडिया जैसा है, ये मिस्टर इंडिया जैसा है, होता तो है लेकिन दिखता नहीं है, होता तो है लेकिन दिखता नहीं है, मतलब इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस सच नहीं है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे गुडविल है, जैसे ट्रेडमार्क है, जैसे पेटेंट है, ठीक है, जैसे कॉपीराइट है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। अगर मैं टेंजिबल के एग्जांपल की बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा, मशीन आ जाएगी, फर्नीचर आ जाएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो टेंजिबल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो इसमें आएंगे। और इनटेंजिबल जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो इसके अंदर आएगी। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ, करंट, करंट लायबिलिटी। याद करो करंट लायबिलिटी में क्या था, विद इन 12 मंथ्स आप उसका पेमेंट कर दोगे, ऐसी लायबिलिटी जिसका विद इन 12 मंथ्स आप पेमेंट कर दोगे। उसी तरीके से यहाँ पे करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स मतलब करंट एसेट्स जो होती है ना, उसको आप विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर दोगे। या तो वो खुद कैश है, या बैंक बैलेंस है, कैश या बैंक बैलेंस है, या फिर कोई एक ऐसी एसेट है, करंट एसेट्स हैं, जिसको आप कन्वर्ट कर दोगे विद इन 12 मंथ्स। विद इन 12 मंथ्स आप कैश में कन्वर्ट कर दोगे। कन्वर्ट कर दोगे मतलब कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे डेटर्स हैं, डेटर्स मतलब क्या हो गया, जिसको मैंने क्रेडिट पे गुड सेल किए हैं, जिसको मैंने क्रेडिट पे गुड सेल किए हैं, वो मुझे विद इन 12 मंथ्स पेमेंट कर देगा, मतलब कैश में कन्वर्ट हो गया। स्टॉक है, मेरे गुड्स पड़े हैं, वो भी मैं रिसेल करके या सेल करके क्या करूंगा, पैसे कन्वर्ट कर लूंगा, पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल है, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। बिल्स रिसीवेबल में भी क्या होता है कि आपको एक सर्टेन पीरियड में एक स्पेसिफाइड डेट पे आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, ये करंट एसेट्स होती है। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिसको आप विद इन 12 मंथ्स, विद इन शॉर्ट पीरियड, एक साल के अंदर अंदर आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर लोगे कैश के अंदर। So current assets are those assets which are held for the purpose of converting into cash within a shorter period, that is 12 months या एक साल के अंदर अंदर। इसमें एग्जांपल्स में क्या हो सकते हैं, गुड्स हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया स्टॉक। डेटर्स हो सकते हैं, डेटर्स मतलब जिसको इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, मतलब जिसको उधार पे आपने गुड्स दिया है वो आपको पैसे दे देगा। बिल्स रिसीवेबल मतलब डेटर आपको एक लीगल पेपर दे देगा, एक डॉक्यूमेंट दे देगा, जिसका आप क्या कर सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये सारी चीजें, ये पूरा पूरा चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके, वहां पे और डिटेल में अपने समझेंगे। अभी ऐसा समझ लो जैसे चेक होता है ना, इन द सेम फॉर्मेट, इन द सेम वे एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको अपने बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BOE, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको डेटर देगा कि एक स्पेसिफाइड डेट पे वो आपको पेमेंट कर देगा। ये लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। तो एक एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वर्ड खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैं प्रीपेड हूं, मतलब मैंने एडवांस में पेमेंट किया, मैंने किसी एक्सपेंस का मैंने एडवांस में पेमेंट किया, मतलब नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस का अगर मैंने एडवांस में पेमेंट किया है तो रिपोर्टिंग डेट पे बैलेंस शीट की डेट पे जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड पोर्शन होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस बोलूंगा, करेक्ट। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 12,000 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया। क्या पेमेंट किया, 12,000 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया। कब पेमेंट किया मैंने 1 अक्टूबर 2021 को पेमेंट किया, या 20 को पेमेंट किया, 2020 को पेमेंट किया। एक साल का इंश्योरेंस था, 1 ईयर का इंश्योरेंस था, तो एक साल के बाद में वो एक्सपायर हो जाएगा। मतलब एक्सपायर कब होगा, दैट इज 30th of September 2021 को एक्सपायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 मंथ्स बिलोंग फ्रॉम द करंट ईयर एंड 6 मंथ्स बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। 6 महीने इस पीरियड के हैं, 6 मंथ्स नेक्स्ट पीरियड के हैं। तो ये जो नेक्स्ट पीरियड वाला जो पोर्शन है, अमाउंट कितना आ जाएगा, हाफ हाफ ही करना है, दैट इज 6,000 एंड 6,000। ये जो 6,000 है तो रिपोर्टिंग डेट पे ये 6,000 आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है। करंट ईयर का तो करंट ईयर का एक्सपेंस है,
तो जो नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंसेस का आपने अगर एडवांस में पेमेंट किया है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। मतलब फिक्टिशियस एसेट्स मतलब क्या होता है, वो ना तो टेंजिबल है ना वो इंटेंजिबल है, मतलब वो एक्चुअली एसेट होती ही नहीं है। वो कुछ लॉसेस हैं जिसको आपने अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं किया है, नॉट रिटर्न ऑफ टिल डेट। आप कब रिटर्न ऑफ करने वाले हो, आप उसको नेक्स्ट ईयर में रिटर्न ऑफ करने वाले हो, नेक्स्ट ईयर में रिटर्न ऑफ करने वाले हो, अभी रिटर्न ऑफ नहीं किया है। मतलब आप एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। आप उन लॉसेस को क्या कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो नेक्स्ट ईयर में। तो बैलेंस शीट में आप क्या दिखाओगे, बैलेंस शीट में आप क्या दिखाओगे, तो लॉसेस का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। कैसे पता चला, वो आगे जब रूल्स वगैरह देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, अभी तो अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझ रहे हैं। तो लॉसेस का जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस जो है वो हमेशा बैलेंस शीट के कौन सी साइड में शो करते हैं, एसेट साइड में। ठीक है, तो जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं उसका बैलेंस एसेट साइड में शो करेंगे। तो ये एक्चुअली कोई एसेट नहीं है, ये कुछ लॉसेस हैं जो नॉट रिटर्न ऑफ है, नॉट रिटर्न ऑफ है, जिसको नेक्स्ट पीरियड में आप क्या करोगे, राइट ऑफ करने वाले हो। ठीक है, जैसे अपने सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के बारे में अगर बात करें तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी टर्म आएगा एक जब आगे अपने पढ़ेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, या हेवी एडवर्टीजमेंट अगर आप करते हो तो वो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस हो गया। अब एडवर्टीजमेंट का समझते हैं, एडवर्टीजमेंट में क्या हुआ कि मैंने 10 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट किया और उसका बेनिफिट क्या मुझे उसी ईयर में होने वाला है जिस ईयर में मैंने एडवर्टीजमेंट किया, नहीं। क्यों नहीं होगा, उससे नेक्स्ट ईयर में कुछ आने वाले ईयर्स में भी उस एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट रहेगा। तो रेवेन्यू तो मुझे आगे भी मिलने वाली है, पैसे तो मैं आगे भी कमाऊंगा, और एक्सपेंसेस इसी ईयर में मैं कंसीडर कर लूं तो ये गलत बात हो जाएगी। तो क्या करना है, उसके उस पार्ट को, मतलब कुछ पार्ट आप नेक्स्ट ईयर में क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, और कुछ पार्ट करंट ईयर में चार्ज करोगे। कंपनीज के केस में क्या हो सकता है, कंपनीज जब डिबेंचर्स वगैरह इशू करती है, डेट सिक्योरिटीज इशू करती है, तो उस केस में कंपनी को क्या होगा, अगर कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू किया तो कंपनी को नुकसान होगा। तो जो लॉसेस हैं उसको कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स, जितना अमाउंट डिबेंचर से रिसीव हुआ जब तक आप यूज करोगे उसके प्रोपोर्शंस में आप क्या कर देते हो, उसको चार्ज करते हो। मतलब इससे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का कंपनी को डिबेंचर्स का डिस्काउंट का नुकसान हुआ, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, इसको 5 ईयर्स में डिवाइड कर देगी, 2,000 रुपीज ईच ईयर। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर में आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये जो 2000 है वो करंट ईयर में चार्ज कर दोगे। बाकी ये जो 2000 ये जो टोटल 8000 है, ये क्या हो गया, ये फिक्टिशियस एसेट्स है। तो बैलेंस शीट में कंपनी 8000 रुपीज फिक्टिशियस एसेट्स में दिखाएगी। तो ये है आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और देखते रहिए वीडियोस को। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। स्टे ट्यून, बी हैप्पी, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।